महागठबंधन के मंथन से विपक्ष की मजबूती का मंत्र निकलेगा। विपक्ष की आपसी चर्चा और मंथन पर सफलता के स्वर निकलेंगे। महागठबंधन क्या और कैसे करेगा, इसमें किसको प्राथमिकता मिलेगी, यह सब कुछ आपसी चर्चा और मशविरा से तय करने पर ही सफल रूप में निकलेगा। महागठबंधन के लिए जरूरी है कि इसको सफल करने के लिए सबके मन में गठबंधन के लिए त्याग की भावना का समावेश हो। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष एक बार फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं, उन पर गौर करते हैं, सुधार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी इस वीडियो का लिंक साझा कर दिया करें, चैनल का लिंक साझा कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय अमेरिका में भारत के लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण दे रहे थे, ठीक उसी दौरान विपक्षी दल एकजुटता के प्रयास में जुटे हुए दिखाई दे रहे थे। जून की 23 तारीख को बिहार के पटना में भारत के अधिकांश विपक्षी दल वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले की रणनीति बना रहे थे। देश में विपक्षी पार्टियों की बैठक में हुए मंथन से अमृत निकलेगा, इस बात पर देश की 15 से अधिक सियासी पार्टियों ने अपनी सहमति जताई है। यह अलग बात है कि इन दलों में आंतरिक कलह भी दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, किंतु इन दलों के बीच दिख रहे मतभेदों के मध्य से ही 2024 का मंत्र निकलेगा। ऐसी आशा मजबूत विपक्ष के लिए की जानी चाहिए। पटना में हुए महागठबंधन की बैठक पर भाजपा आरोप लगा रही है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन का प्रयास बिना दूल्हे की बारात है, किंतु लगातार 2 चुनावों में दिल्ली की सत्ता से दूर ये विपक्षी दल ये समझते हैं कि गठबंधन जो सबसे बड़ा दल होगा उस दल का ही नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, यानी दूल्हा भी तय हो जाएगा। रविशंकर प्रसाद द्वारा उठाए सवाल का जवाब आगामी दिनों में विपक्ष द्वारा दे दिया जाएगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक के बाद कुछ टीवी चैनलों में विपक्षी दलों के मध्य व्याप्त मतभेदों की चर्चा इतनी अधिक की जा रही थी जैसे भाजपा के सामने विपक्ष ने एक होने की कोशिश करके कोई अपराध कर दिया हो। इन चैनलों द्वारा बैठक को बेअसर दिखाने का प्रयास बेहद हास्यास्पद प्रतीत हो रहा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के मेल को बेमेल बता दिया। उन्हें अचंभा हो रहा है कि नीतीश और लालू जी को राहुल की दादी इंदिरा जी ने जेल में डाल दिया था और आज वह राहुल से गले मिल रहे हैं। जेपी ने उद्धव ठाकरे की उपस्थिति पर भी तंज कसते हुए कहा कि हिंदू शिवसेना का महागठबंधन के साथ बैठना भी आश्चर्यजनक है। उद्धव के पिता बाला साहब ठाकरे कहते थे, कांग्रेस के साथ जाने के बजाय अपनी दुकानदारी बंद करना चाहूंगा। भाजपा अध्यक्ष को यह भी सोचना चाहिए कि शिवसेना और नीतीश जैसे विश्वसनीय साथी एनडीए से अलग क्यों हुए हैं। दरअसल प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। विपक्षी एकता पर भाजपा का हमलावर होना राजनीतिक लिहाज से उचित माना जा सकता है, किंतु प्रजातंत्र की मजबूती के लिए विपक्षी एकता का स्वागत भी किया जाना चाहिए। मीडिया चैनलों का रुख भी विपक्षी दलों की इस बैठक के दोष गिनाता दिखाई दे रहा है, लगातार दोष गिना रहा है। असल में भारत के वर्तमान हालातों के मद्देनजर विपक्षी एकता की जरूरत अनिवार्य रूप में दिखाई दे रही है। इसी कारण पटना की बैठक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हालांकि धन्यवाद दिया जाना चाहिए, कौन देता है कौन नहीं देता है ये बात का विषय है। उन्होंने विपक्ष को मजबूत किए जाने के
प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्रम में शरद पवार की भी भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने यह कहकर कि अब मुझे कोई पद का मोह नहीं है, ईमानदारी से विपक्षी एकता के प्रयास करता रहूंगा। विपक्षी एकता का प्रयास भले आंतरिक कलह में उलझा हुआ हो, किंतु इस प्रयास को कमजोर प्रयास कहना भी जल्दबाजी होगी। कुछ भी हो, पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष एकत्रित हुआ, 2 बैठकें हो चुकी हैं। देश के 26 से अधिक दलों का यह महाजुटान भाजपा विरोधी सोच रखने वाले दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ताकत देगा, ऐसा मानकर चला जा सकता है। पटना में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता एकत्रित हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स पार्टी की महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं है। इतने लोग शामिल हुए। मेजबान के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव भी मौके पर रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विपक्षी दलों की पटना के बाद बेंगलुरु में हुई बैठक में सभी दलों के प्रमुखों ने एकजुटता का परिचय दिया, एक स्वर में एक साथ रहने का और चुनाव लड़ने का संकल्प सभी ने दोहराया। इन विपक्षी दलों ने एक स्वर में कहा कि देश की वर्तमान सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं को आहत कर रही है। पटना में आयोजित सामूहिक प्रेस वार्ता में संपूर्ण विपक्षी दलों ने एक साथ रहने और भाजपा से एक होकर लड़ने के संकल्प को दोहराया है। विपक्षी दलों की घंटों चली बैठक में हुए निर्णय को मामूली अंतर विरोधों के कारण पूर्ण रूप से खारिज किया जाना राजनीतिक रूप से नासमझी मानी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के वरिष्ठ नेता हैं। महागठबंधन की राजनीति में माहिर नीतीश ने 1977 में हुए विपक्षी एकता के प्रयास को निकट से देखा और समझा है। जयप्रकाश नारायण के शिष्य नीतीश ने पटना में विपक्षी एकता की बैठक को अंजाम देकर यह बतलाने की कोशिश की है कि समय बलवान है। राजनीति में मिलकर लड़ने से दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। यह सही है कि 1977 और 2023 के समय में बहुत अंतर है, किंतु यह भी सही है कि प्रजातंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सामूहिक रूप से विपक्ष को जनता में यह विश्वास जगाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि अब वह फिट हैं। लालू भी जयप्रकाश के करीबी रहे। विपक्षी एकता में उनकी भूमिका भी बहुत अहम है। उनके प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी बड़ी भूमिका निभाते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पटना में विपक्षी एकता के साथ सुर के साथ सुर मिलाया है। पटना में जुटे देश के प्रमुख दलों के मंथन को एक विचारधारा के दलों का मिलकर चलने और मिलकर लड़ने की कोशिश रूप में देखा जाना चाहिए। देश में गठबंधन की राजनीति के प्रयोग इससे पहले भी हुए हैं। 1977 का उदाहरण तो देश के सामने ही है। मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का यह प्रयोग भारतीय राजनीति के इतिहास में सफलतम प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जाना जाता है। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, देश में अभी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार काबिज है। भाजपा इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। गठबंधन की राजनीति नई नहीं है, इसका पहले भी सफलतम प्रयोग हुआ है। पटना में
हुई महागठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में शामिल हुआ है। इस गठबंधन को मजबूत रखने की सबसे अधिक जवाबदेही ही कांग्रेस की बनती है। कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भी है। देश के हर राज्य में कांग्रेस की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय दल होने के कारण गठबंधन की मजबूती का सबसे अधिक फायदा भी कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बात को महसूस भी किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया था, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण किया जा रहा है, हम एक साथ रहेंगे, विचारधारा की रक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस महान गठबंधन में मैत्री भूमिका के रूप में दिख रही हैं। उन्होंने इस दौरान बड़ी मुखरता से कहा कि सभी दल एकजुट हैं, सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इतिहास का आगाज यहां से हुआ था। भाजपा इतिहास को बदलना चाहती है, हम इतिहास को बचाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलना है। ममता की मुखरता विपक्षी दलों में साहस पैदा करने वाली मानी जा सकती है। पटना की बैठक के बाद एकता का मजबूत प्रदर्शन करने के लिए इन दलों ने हर माह एक बैठक करने का निर्णय लिया है। भाजपा विरोधी दलों के इस महागठबंधन की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल नहीं हुई है अभी तक, और ये इसको आश्चर्यजनक रूप में देखा जा रहा है। मायावती का महागठबंधन से अलग राग अलापना उनके कमजोर होने का कारण भी बन सकता है। महागठबंधन में शामिल इन दलों के प्रादेशिक हित भी जुड़े हुए हैं। भाजपा विरोधी इस गठबंधन की राह में राजनीतिक दलों के प्रादेशिक हित राह का रोड़ा साबित हो सकते हैं। अतः एकता की कोशिश बहुत संभल कर करनी चाहिए। इन्हीं प्रादेशिक हितों के कारण जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बैठक के पूर्व ही से अलग हो गए, जबकि वे विपक्षी दलों को एकत्रित करने की मुहिम में सबसे आगे नजर आ रहे थे। केजरीवाल और कांग्रेस के मध्य भी इसी प्रकार की समस्या थी, लेकिन कांग्रेस ने संसद में दिल्ली सेवा बिल पर अपना विरोध दर्ज करवाकर केजरीवाल के लिए अपना रुख साफ कर दिया है। वहीं अब केजरीवाल को भी खुलकर विपक्ष का हिस्सा बनकर मजबूत महागठबंधन के लिए काम करना चाहिए। कुल मिलाकर इन अंतर विरोधों के बावजूद बिहार के पटना व बेंगलुरु में देश के विपक्षी दलों ने एकता का शानदार प्रदर्शन किया है। अभी आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महागठबंधन में और भी दल जुड़ेंगे और कुछ मौका परस्त कहें या सीट बंटवारे से असंतुष्ट होकर कुछ दल अलग भी हो सकते हैं, एनडीए में भी जा सकते हैं। मिलकर लड़ने का काम कितना कारगर साबित होगा यह तो आने वाले समय में ही गठबंधन की प्रक्रिया से मालूम होगा, चाल चलन से मालूम होगा। फिलहाल विपक्ष एक मजबूत कुनबा तैयार करके बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है। यह विपक्ष के लिए जितनी खुशी की बात है, भाजपा के लिए उतनी ही चिंता का कारण भी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी, सुशील मोदी का पटना व बेंगलुरु की बैठक के बाद शब्दों के बाण चलाना महागठबंधन की बैठक से उपजी चिंता के कारण ही है। देश को मजबूत और विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत उतनी ही है जितनी एक स्थायी सरकार की है। विपक्ष जनहित के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, सरकार की उन नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करता है जो उन्हें लगता है कि जनता की भलाई के अनुरूप नहीं है। एक रचनात्मक और विश्वसनीय विपक्ष की आवश्यकता के मद्देनजर बिहार के पटना व बेंगलुरु में विपक्षी दलों की आयोजित बैठक को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाना प्रजातंत्र के हित में है। महागठबंधन के मंथन से मजबूत विपक्ष का मंत्र निकलेगा जो देश के प्रजातंत्र की मजबूती में सहायक होगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा विपक्षी दल सोच रहे हैं। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन पर गौर करते हैं, आपके द्वारा सुझाए गए सभी पहलुओं पर सुधार करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।